नमसाई घोषणा पत्र किस दो ओलंपिक समिति की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, तो इसकी स्थापना कब हुआ है ओलंपिक समिति का? 23 जून 1894 में। 23 जून 1894 में ओलंपिक समिति का गठन हुआ है। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ? खेल की शुरुआत 1896 में हुआ है। शुरुआत कहां से हुआ? 1896 में एथेंस से हुआ था। ध्यान रखिएगा, एथेंस। पहली बार ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ? 1896 में। ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ? 23 जून 1894 ईस्वी में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बताइए? ओलंपिक्स ल्यूसाने कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड। लुइसाने कहां पर है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां पर है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये क्यों फेमस हो गया? इसलिए अभी जो है 32वां ओलंपिक संपन्न हुआ 2021 में। 33वां ओलंपिक हुआ नहीं और 34वां ओलंपिक का घोषणा भी हो गया। ध्यान रखिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ओलंपिक समिति बात कीजिए तो 23 जून 1894 ईस्वी को समिति का गठन हुआ। ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुआ। ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर ल्यूसाने के अंदर, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। 32वां ओलंपिक जो है कहाँ संपन्न हुआ? 32वां ओलंपिक जो हुआ 2020 में होने वाला था, लेकिन हुआ 21 में। और ये कहाँ पर संपन्न हुआ? टोक्यो। टोक्यो किस देश की राजधानी है? जापान। अच्छा, 33वां ओलंपिक कहां पर होगा बताइए? 33वां ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। कहां पर होगा? पेरिस। हाँ, 2024 में होगा। ध्यान रखिएगा, ये कब होगा? 2024 में। अच्छा, ये अभी 33वां ओलंपिक हुआ नहीं और 34वां ओलंपिक की चर्चा कर दी गई है ना। 34वां ओलंपिक अभी क्यों चर्चा किया गया, इसको देखते हैं। 34वां ओलंपिक, इसका जो खेल होगा, ये 34वां ओलंपिक खेल कहाँ होगा? ये 2028 के अंदर होने वाला है। 34वां ओलंपिक खेल का आयोजन कब होगा? 2028। कहाँ पर होगा बताइए? लॉस एंजिल्स के अंदर होगा। लॉस एंजिल्स। ये लॉस एंजिल्स है कहाँ पर? यूएसए के अंदर है। अमेरिका के अंदर एक शहर है जिसका नाम है लॉस एंजिल्स, और इसी लॉस एंजिल्स के अंदर में 2028 में 34वां ओलंपिक खेल का आयोजन होना है। अच्छा, ये क्यों फेमस है, क्यों हम लोग इसको याद रखेंगे? ध्यान रखिएगा, इस ओलंपिक में क्रिकेट को पहली बार शामिल किया जा रहा है। 2028 का जो लॉस एंजिल्स के अंदर ओलंपिक होना है, इस ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को पहली बार शामिल किया जा रहा है। क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। अभी तक क्रिकेट इसके अंदर ओलंपिक में शामिल नहीं है। क्रिकेट को शामिल करने की चर्चा है, इसीलिए ये फेमस है ना। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, लॉस एंजिल्स। ये बता रहे हैं लॉस एंजिल्स किस देश में है? यूएसए। लॉस एंजिल्स इसलिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। लॉस एंजिल्स भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां पर है? लॉस एंजिल्स। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां पर है? लॉस एंजिल्स के अंदर। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय।
याद रखिएगा, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर है। अच्छा, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है बताइए? योग दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है जल्दी बता दीजिए? 21 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस। और 23 जून को क्या मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस, है ना। ये पूरी की पूरी कहानी था ओलंपिक से। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए, 32वां ओलंपिक जो 2020 में 21 में संपन्न हुआ, इसमें भारत कौन स्थान पे रहा? ये वाले ओलंपिक में भारत कौन स्थान पे रहा? 48वें स्थान पे रहा। भारत का स्थान है 48, है ना, 48 नंबर भारत। अच्छा, कितना पदक जीता ये भी बता दीजिए। आप लोग कभी भूल नहीं सकते हैं 1 2 का 4। आप लोग कभी भूल नहीं सकते हैं 1 2 का 4। इसका मतलब हुआ कि 32वां ओलंपिक जो 2021-20 के अंदर संपन्न हुआ टोक्यो में, भारत ने कितने पदक जीते? याद रखिएगा, 1 2 का 4। 1 2 का 4 मतलब कितना टोटल पदक? 7 पदक। याद रखिएगा, एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक। कुल मिला के कितना? 7 पदक जीते। अगर हम लोग बात करें पहले स्थान पे कौन सा देश था? पहले स्थान पे 32वें ओलंपिक में पहले स्थान पे कौन सा देश था? यूएसए था। पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे स्थान पे चाइना था, और भारत का स्थान 48वां था। ध्यान रखिए, इतना 1 सेकंड के अंदर छापिए। देखिए, श्रीलंका की बात हम लोग कर रहे हैं। श्रीलंका अभी हाल ही में क्या हुआ, यहाँ पर चुनाव हुए, और चुनाव में नए राष्ट्रपति जो बन के आए उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हुआ था कुछ दिन पहले, आज से लगभग 1 महीने 2 महीने पहले की बात है, श्रीलंका के अंदर हुआ खाद्य आपातकाल लगा दिया गया। खाद्य आपातकाल क्यों लगता है मेरे भाई बताइए? खाद्य आपातकाल इसीलिए लगता है कि हर एक वस्तु जो हर घर में यूज हो, जैसे तेल, चावल, दाल, है ना, इन सभी चीज़ों के सामान में क्या क्या इसका मूल्य जो है में मूल्य वृद्धि कर दिया गया, जिसके कारण कि उस देश के अंदर क्या लग गया? खाद्य आपातकाल। यानी कि वहाँ की तेल जो है, तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज क्या है वो पूरी तरह से खत्म हो गया, और उसको कंट्रोल नहीं कर पाए कौन? महिंद्रा राजपक्षे। वो क्या कर पाए? कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या हो गया? आपातकाल लागू हो गया। तो ये आपातकाल जब लागू हो गया, खाद्य आपातकाल, उसको कंट्रोल से बाहर हो गया, जिसके कारण से कि महिंद्रा राजपक्षे को क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर महंगाई बढ़ाना है मेरे भाई, दाम बढ़ाना है, तो आप दाम बढ़ा सकते हैं। तो जो बड़ी बड़ी गाड़ी है 4 व्हीलर, उस पर दाम बढ़ा दीजिए, आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगा। हाँ, अगर दाम बढ़ाना है, सोना गोल्ड का है ना, दाम बढ़ा दीजिए, उस पर आम पब्लिक को कोई समस्या नहीं होने वाला है। यानी आपको बढ़ाना है, फ्रिज पे बढ़ा दीजिए, एसी पे बढ़ा दीजिए दाम, कोई दिक्कत नहीं है। दाम किस पर बढ़ाता है? जो हर घर में यूज हो, है ना, इसलिए महंगाई बढ़ जाता है, जिसके कारण कि वहां पर श्रीलंका के अंदर क्या लगाना पड़ा? खाद्य आपातकाल। और इस खाद्य आपातकाल के कारण क्या? महिंद्रा राजपक्षे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। और महिंद्रा राजपक्षे को जैसे इस्तीफा देना पड़ा, इनके स्थान पे नए प्रधानमंत्री बने रनिले विक्रमसिंघे। इसके स्थान पे कौन नए प्रधानमंत्री बने? रनिले विक्रमसिंघे। रनिले विक्रमसिंघे या अमेरिका, सॉरी, ये श्रीलंका के अंदर क्या है कि प्रधानमंत्री से ज्यादा शक्ति राष्ट्रपति के पास है। प्रधानमंत्री से ज्यादा शक्ति किनके पास है? राष्ट्रपति के पास है मेरे भाई। जैसे रनिले विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री बने श्रीलंका के, इनको इच्छा था कि हम श्रीलंका के क्या बने? राष्ट्रपति बने। क्या बने? राष्ट्रपति। इन्होंने काम करना बंद कर दिया, काम। और पब्लिक भी जाने का, अभी तुरंत ये तुरंत गद्दी पर बैठा है, तुरंत अपने हाथ में बागडोर लिया, तुरंत क्या कर सकता है? इन्होंने भी क्या किया? काम बिल्कुल पूरी तरह से करना बंद कर दिया। हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से काम इन्होंने करना ही नहीं, किया ही नहीं, जिसके कारण पूरी की पूरी दबाव किसके ऊपर पड़ गया? ये गोताबाया राजपक्षे। ये उस समय वहाँ श्रीलंका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। गोताबाया राजपक्षे जो थे श्रीलंका के राष्ट्रपति, पूरी दबाव किनके ऊपर में पड़ गया? गोताबाया राजपक्षे के ऊपर। और पूरी जनता जो है श्रीलंका की, पूरी जनता किनके घरे पे चला गया? राष्ट्रपति के घर, गोताबाया राजपक्षे के घर पे, उनके घर में इन कर गया। अंततः इनको भी क्या करना पड़ा? राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। जैसे राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और श्रीलंका के अंदर हुआ चुनाव। क्या हुआ? चुनाव होने के लिए कुल जो सीट था वो 225 सीट था।
कुल कितना सीट था? 225। और इस 225 में 134 सीट किन्होंने प्राप्त कर लिया? रनीले विक्रमसिंघे ने। किसने प्राप्त किया? रनीले विक्रमसिंघे। ध्यान रखिएगा। अब श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति बन गए, कौन बने? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने कौन? रनीले विक्रमसिंघे। यहां पर लिख देते हैं रनीले विक्रमसिंघे। तो ये ध्यान रहेगा, विक्रमसिंघे किनके स्थान पे बने? गोताबाया राजपक्षे के स्थान पे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? रनीले विक्रमसिंघे। उसके बाद धीरे धीरे श्रीलंका के अंदर पूरी समस्या जो है कंट्रोल के में है। अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है? श्री बताइए। राजधानी पहले तो कोलंबो याद रखिए। श्रीलंका की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कोलंबो। अब याद रखिए जयवर्धनपुरा कोट्टे, जयवर्धनपुरे कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। अच्छा, श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? श्रीलंका को एक स्वतंत्र देश के रूप में 1948। श्रीलंका कब स्वतंत्र देश के रूप में आया? 1948। अच्छा, एक बात बताइएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? एक तो सिलिनेक्स हुआ है, एक सिलिनेक्स है और दूसरा मित्र शक्ति। ये दोनों युद्ध अभ्यास किनके किनके बीच हुआ है? ये युद्ध अभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा सिलिनेक्स और मित्र शक्ति। सिलिनेक्स मित्र शक्ति दोनों ये युद्ध अभ्यास किसके साथ संपन्न हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच। अगर हम लोग बात करें, ऑस्ट्रेलिया के भी नए प्रधानमंत्री बने। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एल्बो एंथनीज। एल्बो एंथनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एक क्वेश्चन और बताइए, जापान की बात करें, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मार के हत्या कर दिया गया है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका गोली मार के हत्या कर दिया गया, कौन सा है? गोली मारकर हत्या, शिंजो अबे। ध्यान रखिएगा, शिंजो अबे को भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, हाँ, पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। तो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री है शिंजो अबे, उसको भारत के अंदर, भारत में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेताजी अवार्ड भी इनको दिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और बता दीजिए, जापान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? फोबियो किशिदो जापान के वर्तमान समय में क्या है? प्रधानमंत्री फोबियो किशिदो। जापान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? फोबियो किशिदो। ये पूरी की पूरी कहानी किससे था? श्रीलंका। एक बार देख लीजिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? गोताबाया राजपक्षे। इनके स्थान पे नए राष्ट्रपति कौन बने? रनीले विक्रमसिंघे। यहाँ पर कुछ दिन पहले अखाद्य आपातकाल लागू था। हाँ, धीरे धीरे इसको कंट्रोल में लेने की चर्चा चल रही है। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, लेकिन अभी राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 के अंदर। 1948 के अंदर श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? सिलिनेक्स और मित्र शक्ति। श्रीलंका के बारे में एक क्वेश्चन और याद रखिएगा आप लोग, भारत का समुद्री सीमा साझा करने वाला, भारत का सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला सबसे पड़ोसी देश, समुद्री सीमा साझा करने वाला भारत का सबसे पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। समुद्री सीमा साझा करने वाला, हाँ, भारत के लिए सबसे नजदीक वाला जो देश है वो कौन सा है? श्रीलंका है। ठीक है, इसको एक बार देखिए आप लोग। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 का जारी किया गया कब?
22 में। 21 वाला कब जारी किया गया है? 2022 में जारी किया गया। अच्छा, ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है बताइए? तो ये जो जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? कर्नाटक। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है बताइए? विजयनगर। कर्नाटक राज्य का सबसे नवीनतम जिला विजयनगर। दूसरे स्थान पे तेलंगाना। बिहार का स्थान है 15वां। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार का स्थान कौन सा है? 15वां। और अगर छोटे राज्यों की श्रेणी में देखें, सबसे छोटे राज्यों की श्रेणी में, तो पहले स्थान पे कौन सा है? मणिपुर में, मणिपुर है। छोटे राज्यों की श्रेणी में इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन सा राज्य है? मणिपुर। यूटी में कौन सा है? चंडीगढ़। अच्छा, एक बात बताइए, ये राज्यों की संख्या वर्तमान में कितना है? राज्यों की संख्या कितना है वर्तमान समय में? कितने राज्य है? 28 राज्य है। यूटी कितना है? केंद्र शासित प्रदेश 8। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो प्रेजेंट टाइम की बात हो गई। प्रेजेंट मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितना था? गलत। राज्यों की संख्या था 14। राज्यों की संख्या कितनी थी? 14। और यूटी कितना था? 6 मूल संविधान में। और अभी कितना हो गया है? अभी हो गया 28 और 8। मूल संविधान में कितना था? 14 और 6। अच्छा, यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं नीति आयोग का। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। किसका स्थान लिया है नीति आयोग ने? योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पे एक नया आयोग आया जिसका क्या नाम है? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा, ये योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का अगर गठन पूछेगा तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी। तब से लेके 2014 ईस्वी तक योजना आयोग कार्य किया। योजना आयोग किसी भी संविधान के अंदर इसका चर्चा नहीं है, इसलिए ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। यानी कि संविधान के अंदर इसका चर्चा नहीं था, गैर संवैधानिक निकाय था। उसी तरह नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पे एक नया आयोग आया जिसका क्या नाम है? नीति आयोग। नीति आयोग के गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष देश के जो प्रधानमंत्री होंगे, देश के पीएम जो होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अगर ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान समय में? उपाध्यक्ष सुमन के बेरी अभी वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, इसका बताइए सीईओ कौन है? सीईओ परमेश्वर अय्यर। हाल ही में इनको बनाया गया है, परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग की बात करें तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय, यानी संविधान के अंदर इसका चर्चा नहीं है। ये क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय। ध्यान रखिएगा। इसी नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है और 2021 में इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के अंदर बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे कर्नाटक है, छोटे राज्यों की श्रेणी में मणिपुर है और यूटी में अगर बात करें तो कौन सा है? चंडीगढ़। यूटी में पहले स्थान पे कौन सा है? चंडीगढ़। इतना 1 सेकंड के अंदर छापिए आप लोग। भारत और किस देश के साथ एक समझौता हुआ? भारत किस देश के साथ एक समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में अभी चर्चा की जा रही है कि चीता लाया जाए। क्या लाया जाए? चीता। तो इसी चीता को लाने के लिए भारत और नामीबिया के बीच में एक समझौता संपन्न हुआ है। कौन सा देश?
नामीबिया। इस नामीबिया देश से भारत में चीता लाया जाएगा और चीता की कितनी संख्या है? 8। कितने चीता लाए जाएंगे? 8 चीता लाए जाएंगे। और ये जो चीता लाएंगे कहां पर रखा जाएगा इनको? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश के अंदर कूनो नेशनल पार्क है और इसी कूनो नेशनल पार्क के अंदर नामीबिया से चीता लाके यहाँ पे संरक्षित इसको किया जाएगा, इसको सुरक्षा दिया जाएगा ताकि चीता की संख्या भारत के अंदर क्या हो? बढ़े। कितना चीता की संख्या है? 8 चीता लाए जाएंगे। तो आप लोग से प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए भारत और किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है ताकि उस देश से चीता लाने की चर्चा की गई है? तो आंसर क्या करना है आप लोगों को? नामीबिया के साथ ये हस्ताक्षर हुआ है। कितने चीता लाए जाएंगे? 8 चीता लाए जाएंगे। कहां पर इसको रखा जाएगा? कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम लोग क्या याद करते हैं? मामा की नगरी। बहुत अच्छा, आप लोगों को याद है मामा की नगरी। अच्छा, मामा जी का नाम बता दीजिए। मामा की नगरी में मामा जी का नाम शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। और वहां के मौसा जी का नाम बताइए, जल्दी बताइए। गवर्नर का नाम बताना है। अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें मेरे भाई, तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। भारत के अंदर सबसे अधिक वन कहां पर? मध्य प्रदेश। वनों वाला राज्य, वनों वाला राज्य। वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक बाघों की संख्या कहां पर है? सबसे अधिक बाघ, सबसे अधिक बाघ कहां पर? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक बाघ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अच्छा, भोपाल के बगल में ही एक रेलवे स्टेशन है, सुनो ध्यान से। इसी भोपाल के बगल में एक रेलवे स्टेशन है जिसका पुराना नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्या? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन। सुनो मेरे भाई, ये क्यों फेमस है, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है, सबसे पहली बात याद रखिए, भारत का पहला निजीकरण रेलवे स्टेशन। भारत का पहला निजीकरण रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ये कहां पर है? भोपाल रेलवे स्टेशन के बगल में है। भोपाल रेलवे स्टेशन के बगल में एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और ये भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन है। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और इसका नाम बदल के कर दिया गया है कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है ना। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल दिया गया और क्या नाम रखा है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल, एक बात बताइएगा, ये भोपाल एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, याद है आप लोगों को? गुफा चित्रकारी। हाँ, भीमबेटका की गुफा, याद रखिएगा इसको भी। भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा इसके लिए प्रसिद्ध है। अगर जिला पूछे तो रायसेन। कौन सा जिला? रायसेन जिला। और अगर शहर पूछे तो मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफा आज से 4000 वर्ष पूर्व पहले गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफा कहां पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन जिला के अंदर। ये पूरी कहानी किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश, मामा की नगरी से। मामा की नगरी का राजधानी कहां पर है? भोपाल। मामा जी का क्या नाम है? मौसा जी का नाम यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आनंदी, मौसा जी नहीं, बड़ी मौसी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ये बड़ी मौसी हो गई, पटेल। याद रखिएगा, सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक बाघ कहां पर पाए जाते हैं? जहां पर वन होगा वहीं पर तो बाघ होगा। और इसी मध्य प्रदेश के अंदर कूनो नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क? कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क में अभी चीता लाने की चर्चा की गई है। और ये जो चीता है, 8 चीता लाए जाएंगे। कहां से लाए जाएंगे? नामीबिया से। और इसी बात को लेके भारत और नामीबिया के बीच एक संधि पर समझौता हुआ है। कितने चीता लाने की चर्चा है? 8। कहां रखा जाएगा? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहां पर है? अब मध्य प्रदेश मत बोलिए, उसको बोलिए मामा की नगरी, है ना।
मामा की नगरी के अंदर कुनो नेशनल पार्क, वहीं पर रखा जाएगा कितने चीता? 8 चीता। इसको 1 सेकंड के अंदर छापिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये हाल ही में जारी किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इसको जारी किया गया है। इसमें Q3 रिपोर्ट के अनुसार, Q3 रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पे कौन सा देश है? जापान। सबसे अंतिम में कौन है? अफगानिस्तान। भारत का स्थान कौन सा है? 87वां। इसको याद रखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा दिया गया है? 87 नंबर। हाँ, कम में स्थान दिया गया है, 87वां स्थान दिया गया है। सबसे अंतिम में कौन है? अफगानिस्तान है। और सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश है? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फुमियो किशिदा। हाँ, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मार के हत्या कर दिया? शिंजो अबे को। ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद भी बात करें भारत का अलग अलग में क्रमांक जो है यानी सूचकांक, जैसे पर्यावरण सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? 180वां, यानी सबसे लास्ट छोर में। पर्यावरण की स्थिति भारत में सबसे खराब है। देखिए, पर्यावरण सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? 180वां स्थान है, सबसे लास्ट निचले छोर पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन? पहले स्थान की बात अगर करें तो फिनलैंड है। पहले स्थान में कौन है? फिनलैंड। मेरे भाई, छोटा सा देश है, किस कहीं कोई परेशानी नहीं है, जितना छोटा उतना सुखमय। उसी तरह फिनलैंड है, एक छोटा सा देश है। पहले स्थान पे कौन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? फिनलैंड। भारत का स्थान कौन सा है? 136वां। भारत का स्थान कौन सा है? 36वां, 136वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रैंक में भारत का स्थान 136वां है। प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान कौन सा है? 150वां। विश्व शांति सूचकांक में 135वां है। शांति सूचकांक, मेरे भाई, शांति भी भारत में कम है, इसीलिए तो 135वां स्थान पे पहुंच गया है। वहीं पर बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना यानी वायु शक्ति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तीसरा। पहले स्थान पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पे चाइना को पिछाड़ के भारत पहुंचा है। वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान पे भारत का स्थान है। हाँ, और पहले स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका। भारत ने तीसरा स्थान जो हासिल किया, किसको पछाड़ के? चीन को निकाल दिया और उसके स्थान पे भारत शामिल हुआ। ठीक है। पूरे विश्व में दिन और रात की लंबाई बराबर, बताइए, पूरे वर्ल्ड के अंदर दिन और रात की लंबाई कब बराबर होता है? ऐसा 2 तिथि है जिसमें कि दिन और रात की लंबाई क्या हो? बराबर। ऐसा 2 तिथि कौन कौन सा, बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे वर्ल्ड के अंदर दिन और रात की लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे वर्ल्ड के अंदर दिन और रात की लंबाई दोनों बराबर होता है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। यानी भारत में सबसे दिन की लंबाई अधिक कब होती है? तो याद रखिएगा, अभी हम लोग कुछ दिन पहले योग दिवस पढ़े। जिस दिन योग दिवस होता है उसी दिन भारत में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो कितने तारीख को? 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। क्लियर है? भारत के अंदर सबसे लंबा दिन किस तिथि को? दिन की लंबाई सबसे अधिक 21 जून। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून। वहीं पर बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ दिया है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को भारत के अंदर दिन की लंबाई क्या होती है? सबसे कम होती है। भारत के अंदर दिन की लंबाई सबसे कम कब होती है? 22 दिसंबर। और जस्ट इसी का अपोजिट होता है इस एरिया में, दक्षिणी गोलार्ध में। इसी का अपोजिट देखो, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। अब दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध नहीं है, ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन सबसे छोटा दिन होगा और उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। क्लियर है? तो बताइए, इस दिन सबसे लंबा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे दिन की लंबाई जब सबसे अधिक होगा तो उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई क्या होगा? सबसे कम होगा। तो बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? 21 जून को। कब होगा? 21 जून को। कोई डाउट किसी भाई को? 1 सेकंड के अंदर छापिए आप लोग।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। एक और लिख लीजिए, 23 जून को। 23 जून को मनाया जाता है एथलेटिक्स, ये ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस छापिए। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। नई आर्थिक नीति देश में कब लागू हुआ? 1991 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति देश में कब लागू हुआ? 1991 ईस्वी में। इस समय अपने देश के प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इसका गठन हुआ था, ये लागू हुआ था 1991 ईस्वी में। कि उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1991 ईस्वी में एक बहुत फेमस क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए, कौन सा? सोवियत संघ का विघटन। इसको भी ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 में। और देश के अंदर, अपने देश भारत में बात करें तो नई आर्थिक नीति लागू हुआ था, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। इसी को बोलते हैं एनईपी। क्या बोलेंगे? एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का शुरुआत कब हुआ? 1991 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। देखिए, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। ये कथन किनका है? आंसर याद रखिएगा, रूसो का। रूसो ने क्या कहा मनुष्य के बारे में? कि मनुष्य जो है जन्म के समय तो स्वतंत्र पैदा हुआ, लेकिन जन्म के बाद जो है हर जगह क्या है? बेड़ियों की जंजीर में बंधा हुआ। यह बात किसने कही है? रूसो ने कहा है। क्या कहा? मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, हर जगह बेड़ियों के जंजीर में बंधा हुआ। ये बात किसने कही है? रूसो ने कहा। ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और क्वेश्चन है कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। मुझे स्वतंत्रता दे दो या मुझे मार दो। ये बात किसने कही है? थॉमस जेफरसन ने। थॉमस जेफरसन ने कहा है मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने किया? पॉलिटिक्स। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? अरस्तु। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? अरस्तु। एक क्वेश्चन, एक बुक का और नाम याद रखिएगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए? विष्णुगुप्त। ये अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर आधारित था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही व्यक्ति थे। अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? राजनीति पर। वहीं पर क्वेश्चन आएगा अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जनक, एक सेकंड। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ। छापिए। आज की सभा हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली सभा में फिर से मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।